18 महीनों में 4 बार प्रेग्नेंट हुई मैं और चारों बार गर्भपात। मेरी छोटी बहन लाडली उन्हीं 18 महीनों में 5 बार गर्भपात करवाए। गांव वालों ने अचरित्र और कुंठा बोलकर उसे जिंदा गांव के बीचों बीच जला दिया। मुझे भी पंचों ने वैश्या डायन की ख्याति देकर आग में जलाना चाहा। चलो एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। बिहार के सहरसा जिले में एक गांव है बेलवाड़ा। 6 लोगों की एक फैमिली रहती है। आर्थिक तंगी, बदतर हालात, भूखमरी और 16-17 साल की 2 जवान बहनें। कपड़ों की तंगी इतनी है साहब की नंगी स्त्रियों का ओलंपियाड हो तो पूरा बेलवाड़ा उसे गोद बनवाकर दे। बाप घर बार छोड़कर कब का पराये औरत के साथ भाग गया। माँ ने गांव के मुखिया, परिषद, पंचों और जमींदारों को खुद की ब्लाउज बेचकर दोनों जवान बेटियों के पेटीकोट सिलवाने के बजाय अपने चारों बेटों के लिए उसका लंगोट खरीदना जरूरी समझा। चिथड़े कपड़ों को उन दोनों बहनों ने ना जाने कितने सालों तक खुद के बदन को आधा अधूरा ढक कर रखा, पर कयामत की आहट तो अभी दस्तक देनी बाकी थी। कालचक्र के बीते दिनों के साथ गांव वालों का उसकी मां से मन भर गया। अब वो बुढ़िया उनके होठों में काली स्वाद की तरह थी। अब मुनिम उसकी मां को ब्लाउज गिरवी रखने के पैसे नहीं देता था। किराने वाला सामान देकर अब बुढ़िया की कमर नहीं पकड़ता था। वो साल था 2002, महीना अगस्त, मौसम आषाढ़। उस रात शायद इंद्रदेव भी उनके बदन को देखने की जिद कर चुके थे। दिन भर की हुई बारिश ने गांव के 150 घरों को छोड़कर उनकी झुकी झोपड़ी पर बिजली के बवंडर गिराए। उस परिवार का घर उनके सामने जल रहा था। माँ और बहनें चीखें मारकर रो रही थी। सबसे छोटा भाई बाढ़ में बह गया। उन दोनों लड़कियों ने मदद मांगने के लिए कई घरों के दरवाजे खटखटाए। सबने हाथ पकड़कर बस उन बहनों को ही अंदर खींचना चाहा। बहनों के अलावा किसी भी घर ने बाकी परिवारों को पाँव फटने तक की भी समय के लिए अंदर ना जाने दिया। जब गांव के सरपंचों को पता चला तो 5 पंचों की एक टोली उनके यहाँ पहुंची। उन्होंने कहा, हम तुम पांचों को एक साथ तो अपने यहाँ नहीं रख सकते, पर एक एक कर तुम लोगों को हम आपस में सहमति से अपने यहाँ समय समय रख सकते हैं। अपनी तुच्छ बुद्धिमता का पासा फेंकते हुए उन लोगों ने इसका लॉजिक भी दिया। एक एक रखने से ना तो हमारे ऊपर तुम्हारा कोई बोझ बढ़ेगा और ना ही हमारे घर में भीड़ बढ़ेगी। चंद पलों के सन्नाटे उसने वापस बोलना शुरू किया। प्रकृति या भगवान, आप जो भी कह लो साहेब, प्रकृति का अभिशाप या भगवान की यंत्रणा कह लो साहेब। जब एक जहाज पानी में डूब रहा होता है तो डूब रहा हर वो शख्स भगवान से उन्हें बचाने की स्तुति प्रार्थना करता है। हाथ फैलाकर उनसे मिन्नतें करता है। पर किसी कहानियों को हम आप कहाँ मानते हैं जब तक कि कोई हमारा अपना इन हादसों में नहीं मरता। फिर आप दोषी किसे मानते हैं? उस इंजीनियर को जिसने जहाज के मैकेनिज्म को सही से नहीं प्लॉट किया, या फिर उस समुद्र का जिसने अपना रूप अचानक दानव सा फैलाकर जहाज को खुद में निगल गया? क्या कभी ये ख्याल भी आया होगा कि भगवान को पुकारने से, उससे हाथ फैलाकर मांगने पर अगर वो आपको पानी में डूबने से निकाल लेगा तो ये भी सोचो फिर वो आपको डुबोता ही क्यों? आप इन सब का दोष किनके मत्थे मरते हैं? मैं और मेरे साथ के बेचमेट्स उसे इस तरह बोलते देख अचंभित थे। जवाब ना मिलता देख हम सभी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। हम सभी अपने किए कहे पर शर्मिंदा थे। हमने उस किन्नर को छेड़ने के लिए ना जाने उससे क्या क्या नहीं कहा। ट्रेन की सफर अब लंबी लगने लगी थी। बनारस स्टेशन पर चढ़ी किन्नरों के ग्रुप ने हमारा इठलाता मिजाज दोज़ख के अंधेरों में घुसेड़ दिया था। वो अनपढ़ हिजड़ा, उसने अपनी बातों से हमारे हृदय को अभिभूत कर हमें बीच का बना दिया था। पर वो अलग थी उनमें। उसने एकदम में इतना कुछ कह दिया। साथ वाले दोस्त ठहाके लगाने लगे, पर मैं शांत उसे ही देख रहा था। वो मुझे देखकर बोली, और तू क्या सोचता है चिकने? मैंने मेरे हाथ में खुली पड़ी नावेल को बंद करता हुआ बोला, पुरुष के जिस्म में बंधी एक औरत। मेरे इस जवाब से जैसे सभी का हंसना अचानक रुक गया और वो हमारे सामने अब तक निर्भीक खड़ी हो किन्नर, उसे मैंने खुद के चेहरे पर आत्मग्लानि और पश्चाताप के भाव को उभरते देखा। इतने में मेरा दोस्त बीच में बोल पड़ा, तुम लोगों के माँ बाप होते हैं या भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसों की संरचना किसी मनुष्य के बस की नहीं। अर्जुन का पूछा गया ये बुद्धिमत मूर्ख सवाल जितना बेहुदा सुनने में हमें लगा, उससे कहीं ज्यादा दर्द की लहर और तकलीफ उस किन्नर को हुई थी और अब वो हम पर ओले बनकर पड़ने वाली थी। वो हमारे सामने वाले बर्थ पर अपने दोनों पैर फैलाकर बैठ गई और फिर उसकी वो कहानी हमने सुनी।
उसकी सुनते सुनते हमारी ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। एक एक करके मेरे सारे फ्रेंड्स ट्रेन से नीचे उतर गए, पर मैं वहीं उसके सामने बैठा रहा। वो गंभीर मुस्कान बिखेरते हुए बोली, तुझे क्या हुआ, तू भी जा। पर मैं निशब्द बैठा उसे ही देखता रहा। वो असमंजस की स्थिति में मुझसे बोली, क्यों ऐसे देख रहा है तू, तुझे क्या मेरे से प्यार हो गया चिकने। मैं अभी उसे ही देख रहा था। दोबारा वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकी। झुकी हुई नजरों से उसने कहा, तुझे कुछ पूछना है, बताओ मुझे। बेलवाड़ा की कहानी का वो हिस्सा जिसमें उस लड़की ने स्त्री होकर भी जीने के लिए किन्नर के नर की जिंदगी चुन ली। मेरे इस प्रश्न को पूछते ही उसे जैसे हजारों वोल्ट का झटका एक साथ लगा था। उसकी आंखों की पुतलियों ने फैलकर अब सालों पड़ी परत को हटाने लगी थी। देखते देखते ही उसकी आंखों ने बरसना शुरू कर दिया। आंसुओं ने उसके चेहरे पर पड़ी किन्नरों वाली स्याही को मिटाने लगी। अब मैं उसकी स्वाभाविक खूबसूरत सी मूरत को देख रहा था। वो कर्कश आवाज अब धीमी होकर मीठी हो चुकी थी। फैले हुए पैरों को बंद करते हुए बोली, 18 महीनों में 4 बार प्रेग्नेंट हुई मैं, और चारों बार गर्भपात। मेरी छोटी बहन लाडली उन्हीं 18 महीनों में 5 बार गर्भपात करवाए। गांव वालों ने अचरित्र और कुंठा बोलकर उसे जिंदा गांव के बीचों बीच जला दिया। मुझे भी पंचों ने वैश्या डायन की ख्याति देकर आग में जलाना चाहा, पर एन वक्त पर माँ ने ये बोलकर मुझे बचा लिया कि मैंने किन्न को जना है। गर्भवती कभी हुई ही नहीं मेरी बेटी। माँ के जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ने गांव वालों को सोच में डाल दिया। कौन सबूत पेश करता कि मैं किन्न नहीं हूँ। गांव में उसे भी आग में जलने की सजा दी जाती। मुझसे नाजायज संबंध होने के डर ने सबकी बोलती बंद कर दी। लेकिन उस दिन से मैं सामाजिक नजरों में किन्न हो गई। गांव वालों ने खुद की करतूत को दबाने के लिए मुझे समाज से बहिष्कृत कर निकाल दिया। माँ ने किन्नरों को बुलाकर मुझे इनके हवाले करते हुए कहा, बेटी मरना है तो मेरे साथ मर जा, वरना दुनिया देखनी है तो किन्न बन जा। शादी अब तुझसे कोई करेगा नहीं, पर तू अपने स्त्री होने का कलंक अपने माथे पर लिए हर सुबह किसी मर्द के साथ सोकर धोएगी। इतना बोलकर मेरे सामने बैठी वो, उसने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ लिए और 10 का एक नोट निकालकर मुझे थमाते हुए बोली, अपना नोट वापस रख ले चिकने। तेरा पैसा या तो तुझे भूल जाऊंगी, पर अब तू हमेशा याद रहेगा मुझे। फिर वो मेरे कंपार्टमेंट से चली गई। मैंने बैग उठाया और अपने कांधे पर रखकर ट्रेन से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन ने आहिस्ते से अपनी धीमी रफ्तार तेज कर दी। मैं वहीं खड़ा ट्रेन के हर बोगी को गुजरता हुआ बेसब्री से देखने लगा, पर मुझे वो वापस नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद मैं अपने हॉस्टल आ गया, पर कुछ था जो अनजाना होकर भी अपना सा कर गया। उस दिन उस सफर ने ना जाने कितने अनछुए एहसासों को कुरेदा, पर हर सवाल दिल की गहराइयों में धड़कनों के शोर में गुम हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।